गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और हम उसका प्रमोशन लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर आपको प्रमोशन करवाएंगे और आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल रहा है। जो भी शिफ्ट के एग्जाम हुआ है हमने हर शिफ्ट का प्रमोशन दे दिया आपको। इससे आपका एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप अगर इस पैटर्न के अनुसार से तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एक ही टाइप का रिपीट हुआ, थोड़ा सा डाटा वाटा इधर उधर चेंज किया, बाकी एक ही टाइप का क्या हुआ है, पूरे क्वेश्चन आए हैं सब जगह। इसमें हमें क्या होगा कि एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है तो आप इसको एक बार रिविजन करके जाएं तो बेहतर होगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है जो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहला है EO2+, ये नाइट्रेनाइट्स है। फिर CE2+, ये भी एक नाइट्रेनाइट्स है। यहाँ पर CP+4, ये भी एक तो नाइट्रेनाइट्स ही होगा, और U+4 ये भी एक नाइट्रेनाइट्स है। तो दो को तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स का सेम दिया हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करना है तो नाइट्रेनाइट देखा जाए तो नाइट्रेनाइट का ग्रुप नंबर 3rd होता है ना। कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 3rd में है। और जब ग्रुप नंबर 3rd में है तो सिंपल सी बात है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 होगा। कितना होगा, +3 होगा, है ना। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका +3 होगा। तो जब अगर ये क्या होता है कि C+4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से अगर यहाँ +4 से अगर ये +3 पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। इधर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन वाले को तो छाट दीजिए, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम पे जाना चाहेगा। तो वैसे कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन एजेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। जबकि यहाँ पर पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो हमको तो क्या होगा, +4 से +3 जाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा तो +3 पे आ गया, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घट जाती है ना। और जब ऐसे कंडीशंस में घटते हैं लैंथेनाइट्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो सेलेनियम, जिसके एटॉमिक नंबर 58 में है, और तुम्हारे पास EO, जिसके एटॉमिक नंबर तुम्हारा 63 में है। तो वैसे कंडीशन में एक 58 और एक 63 में है, तो जहां तुम्हारा पहले ये मिलेगा, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। मतलब ये एक अच्छा क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अब देखो, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो नॉर्मल कंडीशन होता है नेचुरल स्टेट में, तो वो O2 ग्रुप में पाया जाता है, सल्फर S8 ग्रुप में पाया जाता है। तो एक तो आपका क्या हो गया, एटोमिसिटी एक कारण बन जाता है ना। एक होता है कि टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ने के कारण से भी, रेडियस बढ़ने के कारण से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाता है ना। तो टॉप से बॉटम आने पर क्या होता था, इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता था वो चेंज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एटोमिसिटी दिया हुआ है, क्योंकि साइज का कोई कंडीशन नहीं दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से कुछ नहीं होता है, गेन इनसाम के कारण से कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर है किसका, एटॉमिक सिटी के कारण। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक सिटी चाहिए। जितना ज्यादा एटॉमिक सिटी बढ़ेगा क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 मोल ऑफ CO एंड 10 मोल ऑफ Fe3O4 रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। तो देखो यहाँ से क्या किया, अब यहाँ पर आपको दे रहा है सर, लिमिटेड एक्सेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, Fe3O4 + 4CO, और यहाँ से तुम्हें बन जाएगा क्या, 4CO2 और +3Fe आ गया। अब आपको देखिए 10 मोल CO भी दिया है और 10 मोल क्या देगा तुम्हारा, Fe3O4 भी देगा। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर ये 1 मोल है तो ये 4 मोल है, तो 10 है तो 40 मोल होना चाहिए था इसको, लेकिन है नहीं, तो ये 10 ही मोल है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया।
अब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका पूछा है कि कितना Fe पूछा है सर। हाँ, व्हाट इज द वेट ऑफ Fe प्रोडक्ट, है ना, कितना Fe बनेंगे। तो सोचो अगर ये लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट की कंपेयर हमेशा लिमिटिंग से की जाती है। तो जब लिमिटिंग से की जाती है तो 4 है तो ये 3 बना, तो 4 है तो 3 बन रहा है सर, तो 1 होता तो कितना बनता, 3/4 बन जाता, तो 10 है तो कितना बन जाएगा, 30/4 बन जाएगा। अब 30/4 आ गया, इसके अलावा हमको वेट मांगा, ये तो मोम आ गया, इसका आयरन का मोम आ गया। मोम बराबर क्या होता है, W/M होता है, W/M होता है। तो बताइए मोम कितना हो गया, 30/4 हो गया। W/M की बात करें तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, कट जाएगा लगभग 14 वाट का, क्वेश्चन 56 है ना। तो 14 कितना होगा, 420 आ जाएगा अप्रोक्स, 420 ग्राम, 420 ग्राम यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हो जाएगा ना। तो दिक्कत है आगे, तो आसान सा कॉन्सेप्ट था एक, जहाँ पर क्या था, एक्सेस और लिमिटिंग बेस पे क्वेश्चन कर रहा। तो एक बात ध्यान देंगे, कल का भी शिफ्ट में हमारा क्या हुआ था कि एक्सेस और लिमिटिंग का क्वेश्चन आए थे, आज का भी शिफ्ट में लिमिटिंग और एक्सेस आए थे। तो मोक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन में आपका स्टोइचियोमेट्री वाला पोर्शन जो है आप उसको सही करके जाइए, है ना, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री वाला पोर्शन से मोक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, हो जाएगा। एक उससे आ रहा है और एक कंसंट्रेशन टर्म्स वाले से आ रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, मोक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए जा रहे हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग इधर आ जाए, कहना विच ऑफ द रिएक्ट आफ्टर विच HBr। आपको पता होगा कि HBr जो होगा वो टूटेगा H Br माइनस में। तो H Br माइनस, तो जब H अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या चाहिए तुमको, कार्बोकेटायंस चाहिए। तो कार्बोकेटायंस क्या होना चाहिए, वहां पर टूटना चाहिए जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो सबसे आसान तो एक दिख रहा है, कार्बोकेटायन यहाँ पर बनाते हैं तो इसके साथ रेजोनेंस कर लेता है, और रेजोनेंस करेगा तो इससे सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर तोड़ता है तो 3 डिग्री बनता है, तो फिर काम करते हैं, मतलब हाइपर कंजुगेशन काम करते हैं। हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा है मेसोमेरिक इफेक्ट, इसका आंसर मेसोमेरिक यहाँ पर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना ये, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करने हम आपको, एक क्वेश्चन देखो 3 शिफ्ट में आया है KSP का क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज किया है, इस बार तो रिएक्शन भी सेम रखा है ना। क्या होगा तुम्हें, KSP का क्वेश्चन आ रहा था, आप एक म्यूजियम से KSP को देख करके जाइए कि KSP का क्वेश्चन कैसे सोल्व कर दें। चलिए क्वेश्चन ऊपर चला, इफ द KSP of CrOH का होम प्राइस इज 1.6 into 10⁻30 MP⁴ MP⁴, अच्छा ठीक है। The molar solubility of salt and water is 1.6 into 10 to power minus x. Then the value of x is. Then the value of x, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CrOH का होम प्राइस है, CrOH का होम प्राइस है ना। तो इसको तोड़ दें तो क्या बन जाएगा, Cr के +3 माइनस बन जाएगा, तो है ना। अब कह रहा है कि द केएसपी ऑफ CrOH का हम इसका केएसपी दिया हुआ, आपको केएसपी दिया हुआ 1.6 into 10⁻30 दिया हुआ, M⁴ कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे क्या हो गया, यूनिटी कर केएस का। कहता द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ साम इन वाटर इज 1.56, मतलब इसका S दे रहा है 1.56 into 10⁻⁻x, और इस x का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये एक टूटता है तो ये एक बनता है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी S टूटेगा, और ये कितना टूटेगा, 3S टूट जाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप यहाँ से करोगे तो KSP लिखोगे, कैसे लिखोगे, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, तो ये तो तुम्हारा 100 मिनट से, तो राइट साइड में तुम्हारा आ जाएगा यस, तो है ना, और यहाँ पर कितना रहेगा, 3S का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कितने हैं, 3 है। तो बताओ S इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27, और S पे पावर 3, तो 27 S पे पावर 4 आ जाएगा, 27 S पे पावर 4 आ जाएगा। अब 27 S पे पावर 4 है, हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था S का वैल्यू। अब S का वैल्यू निकालना तो हम क्या करेंगे, ये तो KSP आ गया ना यहाँ से, तो KSP आ गया, KSP का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1.6 into 10⁻⁻30, है ना, 10⁻⁻30, और यहाँ पर आ रहा बाई 27 पे पावर S पे पावर 4 आ रहा, पावर को जमाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 अगर आ गया यहाँ से, तो S इज कम टू आ जाएगा 1.6 into 10⁻⁻30 और बाई 27 पे पावर कितना है तुम्हारा, 1/4 आ जाएगा। अब इस पावर को जब सोम करोगे तुम, है ना, तो तुम्हें आसान होगा, पहले इसको तो आप क्या करने, दो इधर लेंगे, 160/27 को कट करोगे
पर है ना 160 बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 टू पावर माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस कितना आ जाएगा बराबर है। अगर इसको हम ऐसा कर लें 1.6 बाई 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 30, इसको अगर कट करोगे तो 10 टू पावर माइनस 30 आ जाएगा, फिर पावर कितना गया 1/4। अगर इसको हम लेके चलते हैं तो एक पे हम यहाँ से 0.016 कर लेते हैं बाई 27, तो इधर आएगा 10 टू पावर माइनस 32। 28 भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता, 28 ही करूँ तो उसके बाद फिर देख लेंगे काट करके, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 160 बाई 27 पे पावर 1/4 आई इंटू इधर आ जाएगा कितना 28 हो गया 32 हो गया, 32 में से 8 गया 10 टू पावर माइनस 8 आ जाएगा, है ना। अब इसको 27 से काटो तो क्या हो जाएगा 27 25 7 बजे 35 के 5 बाकी 3 घंटे 13 4 बार के काटते हैं तो 6 बार के 42 के 2 बाकी 4 7 12 4 16 162, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कह जाएगा, है ना। और 5 पॉइंट समथिंग का 1/4 कहेंगे तो 1.56, मतलब ये आ रहा है कि अप्रोक्स ये आ जाएगा आपका 1.56 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 8 आ जाएगा। तो बस हमको एक्स का ही तो वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए था, एक्स का वैल्यू चाहिए था। अब 1.56 के रूप में दे रहा था तो आपको प्रमोशन से पता था कि किसके रूप में आने वाला है 1.56 के रूप में ही आने वाला है। आप इतना तो अंदाजा लगा तो जा सकते एग्जाम में। अब 10 टू पावर माइनस 8 आ गया तो इसका मतलब वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया माइनस एक्स का वैल्यू, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू मांगा है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो ठीक है आगे से चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से बात अगर करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ Hg2 सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये Hg2 दे रहा है, तो Hg2 तुमको अगर देखोगे तो तुम्हारे सिंपल सी बात है ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन का रिएक्शन है ना। ऑक्सीमर्कुरेशन क्या है, तो ऑक्सीमर्कुरेशन में जो क्या होता था तुम्हारा जो पार्ट होता था कंकाइन जो पार्ट होता था वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता था या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता था। तो तुम देखोगे ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन हुआ है, कौन सा रिएक्शन हुआ है Hg2 में ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन हुआ और ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन होने से CH3 C बॉन्ड और CH3 टूट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद जब एसीटोन की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते थे तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता था, किसका निर्माण होता था साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता था। तो बताइए साइनोहाइड्रिन का जब निर्माण होगा CH3 यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा, फिर है ना साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो जाएगा। और जब साइनोहाइड्रिन का निर्माण में अब H2PD डालते हैं तो क्या होता था ये जो CN होता था साइनाइड वो रिड्यूस हो जाता था और रिड्यूस होकर के बनाता था CH2NH2। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखो CH3 है हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा H2PD के प्रेजेंस में, तो तीसरा रिएक्शन H2PD अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा क्या CH3C, यहाँ ऊपर आ जाएगा CH2NH2 और एक आ जाएगा आपका OH और यहाँ आ जाएगा CH3, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब यहाँ से देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे CH3 पर एक OH भी और NH2 भी है, तो OH और NH2 का ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है थर्ड नंबर जहाँ पर OH और NH2 आपको मिल रहा है ना। तो आपको यही एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर क्या होगा कि आ जाएगा। तो पहला रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा रिएक्शन है तुम्हारा साइनाइड रिएक्शन और तीसरा तुम्हारा है रिडक्शन रिएक्शन, है ना। क्या है रिडक्शन है। तो ये तीन रिएक्शन को आपके साथ जोड़ा है और उस तीनों रिएक्शन से आपको क्या किया इस प्रोडक्ट को लेकर के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आयना कह रहा है कि आप रिएक्टेंट बता दीजिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था और उसमें भी पहला कह रहा है कि आपको ओजोनोलाइसिस करवानी है। क्या करवानी है ओजोनोलाइसिस करवानी है। तो जब ओजोनोलाइसिस आपको करवाना है तो फिर उसी फॉर्म में लेकर के आना है मुझे, तो हम किसको लेने जिससे हमको ओजोनोलाइसिस करवा सके। तो पहला ओजोनोलाइसिस तो फॉर्म काउंट करेंगे तो डबल काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। तो देखो सब 7 कार्बन का है क्या ये दिख रहा मुझे 5 2 7 6 1 7 6 2 8 ये तो खत्म हो गया है ना, 8 कार्बन का आएगा तो खत्म हो गया 6 1 7 बचा, अब ये बच गया। अब इसके बाद हमको 7 कार्बन का बनाने हैं और अगर मुझे हम क्या कहते हैं पहला ओजोनोलाइसिस करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सिंपल सी बात है अगर इसको करेंगे तो एक ब्रांच इधर बन जाएगा एक ब्रांच इधर बन जाएगा,
दो ब्रांच बन जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ है, इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक ब्रांच दिख रहा है ऐसे, दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। अब अगर इसको करते हैं तो डबल बॉन्ड ओ इधर जुड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड हमको ऐसा चाहिए था जहां पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड ओ भी जुड़े और ब्रांच भी रहे, तो ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे, बना हो जाएगा। अगर इसको ओजोनोलाइसिस कराओगे तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ जुड़ जाएगा, फिर इसको NaOH के साथ करा देंगे, तो ये SN1 रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा अपने ही ऊपर इंट्रामोलिक्यूलर, SNI करेगा, क्या करेगा, SNI इंट्रामोलिक्यूलर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे कहां से फिर से रिंग के रूप में आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, तो अगर हम इसको रिड्यूस कराते हैं, मतलब इसको ओजोनोलाइसिस कराते हैं, तो इसको जब ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो बताओ ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे बन जाएगा, और फिर एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। अब इसके साथ यहाँ H है, अब इसके साथ NaOH का रिएक्शन कराएंगे, तो पहले तो ये अल्फा H घूमेगा और इसका अल्फा H जाकर अटैक करेगा यहाँ पे, है ना। और जब अल्फा H जाकर के अटैक करेगा, अल्फा H जैसे ही लेगा OH माइनस है ना, OH माइनस यहाँ से खींचेगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव निकोमोफार्म तैयार हो जाएंगे, और जब ये नेगेटिव निकोमोफार्म तैयार हो जाएगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो बताओ कितने मेंबर का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का बन जाएगा, है ना, 5 मेंबर का बन जाएगा, और एक ब्रांच भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 मेंबर का तो रिंग बन गया, और एक ब्रांच भी आ गया, ब्रांच भी यहाँ से आ जाएंगे, और उसके ऊपर कीटोन्स में लग जाएंगे, है ना, मतलब एल्डिहाइड का पार्ट, तो आसान हो जाएगा ये। तो तुम्हारा कौन सा है, और अगर एग्जाम में बैठे तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना है ना, दिमाग डायरेक्ट लगाना था कि सर एक ब्रांच चाहिए था 7 मेंबर का था, तो एक तो 8 मेंबर का दिया था तो हमने गलत कर दिया, यहाँ पर दो दो ब्रांच था तो भी हमने गलत कर दिया। हमको यहाँ पर क्या चाहिए था कि सर ब्रांच उस जगह पे चाहिए था जहां से जो एनालिसिस करे तो कीटोन जुड़ जाए, तो ये नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच इधर था और ये इधर था, तो यही एक ऑप्शन था जहां पर तुम क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो इसको, है ना। चलो इसकी सोल्यूशन देखें, हमने दिया है सोल्यूशन, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया, यहाँ से कट किया इसको, यहाँ से क्या कर दिया, ये बना दिए। उसके बाद जब NaOH के साथ रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ से अल्फा H निकाले और इस अल्फा H को यहाँ से अटैक करवा दी, है ना, इसके कारण से आपका 5 मेंबर्स का रिंग बन गया, कोई दिक्कत है। तो अल्फा H या तो इधर से या तो इधर से, तो इधर का अल्फा H ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि आयत कंजुगेशन भी करता है, और साथ में तुम्हारा क्या हो जाता है, बंकीनेस जितना ज्यादा होगा वहाँ पे एनायंस ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ से कैटायंस ज्यादा बनेंगे, यहाँ पर अटैक क्या होगा, बेहतर तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ से। बीच में वही कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, अब कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, चलो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये तो खत्म हो गया, है ना, क्योंकि रेजोनेंस सबको दो में दिख रहा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखे तो रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ये रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तुम्हें, ये तुम्हारा क्या किया, ये कर लिया, और यहाँ से ये डोनर ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर कोई विड्राइंग ग्रुप भी जुड़ा खींचेगा ही अपने तरफ, तो इसकी स्टेबिलिटी कम जाएंगी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका आएगा, इसका आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये OMe है, दे देगा आसान से, OCO तो है तो इधर ज्यादा नेगेटिव है, पाई बॉन्ड्स भी नेगेटिव देगा, ऑक्सीजन भी देगा, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे की बात करते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है यहाँ से, चलो तो उसी का है, राइबोज प्रेजेंट इन DNA इज, राइबोज मतलब पेंटोज शुगर, राइबोज मतलब क्या हो जाएगा तुम्हें, पेंटोज शुगर। तो राइबोज जो अगर DNA में देखा जाए तो DNA में तुम्हारा राइबोज जो होता था वो तुम्हारे पास क्या होता था, डिऑक्सी राइबोज मिलता था, डिऑक्सी राइबोज में तुम्हें किस रूप में मिलता था, पायरेनोज रिंग, पायरेनोज रिंग में, हाँ पायरन, और ग्लूकोज जो होता था वो फ्यूरॉन मिलता था, तो पायरेनोज रिंग तो होगा, पायरेनोज रिंग क्या होता था, यहाँ से आता था, और ये तुम्हारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल्स बन जाते थे, है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर बनता था CH2OH, CH2OH 5 कार्बन का शुगर होता था, बाकी जगह पर तुम्हारा HOH हो जाते थे, क्या हो जाता था, HOH हो जाता था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका डीऑक्सी, क्योंकि DNA में डीऑक्सी भी मिलता है ना, डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होता है, आपको मिल जाता है बीटा, ऊपर में OH मिल जाता है ना, यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, बीटा OH मिल जाता है, तो OH ऊपर मिल जाएगा, H नीचे मिल जाएगा, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी मिलता है, यहाँ तो अल्फा नहीं होने वाला है, पायरेनोज हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाता था, 5 कार्बन का शुगर होता था, है ना, तो क्या होता था, पायरेनोज हो जाता, पायरेनोज नहीं, पायरेनोज में 6 मेंबरिंग होता था ना, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, फिरौन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, फिरौन हो गया, तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो गया, 6 मेंबरिंग होता तो पायरेनोज होता था, और 5 मेंबरिंग होता था तो क्या होता था, फ्यूरानोज होता था, तो ये तो फ्यूरानोज के कंडीशन में आ गए।
है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। परजेंटेज डी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये जो ग्लूकोज होता था वो डी ही रहता था। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर इन फ्री फॉर्म, ये तो जितने भी मोनोसैकेराइड शुगर है सबका क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। और यहाँ पर देखो हेमिसिटम ग्रुप भी प्रेजेंट है, एच ओ एच और ओ, है ना। हेमिसिटम ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कारण से ये सही होगा। तो क्या क्या सही हो गया, ए डी ई। ए डी ई कहाँ मिल रहा है, ये तो ए सी ई है, ए डी ई मिल रहा है, हो जाएगा ये। तो ये आसान से तुम्हारा हो जाएगा। तो बायोकॉम्पोनेंट्स का देख के जाओ, शुगर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है शुगर से, है ना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है शुगर से। और ये शुगर वाला एक तक 9 एनसीईआरटी बन के जाए, एनसीईआरटी से आ रही है, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो तुम्हें क्या होगा, एनसीईआरटी का ही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप बायोकॉम्पोनेंट्स का शुगर देख करके जाइए, शुगर से क्वेश्चन तो मिल गए आपको। चलो ये आसान से क्वेश्चन पूछा था डीवॉक का, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, हमने कॉपी में पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, K2Cr27 H2SO4 HNO3 सब हमने पढ़ाया था। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2 तो जब रिएक्शन करवाते थे किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन जाता था K2MnO4, पहला प्रोडक्ट बनता था K2MnO4 प्लस H2O। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते थे तब जाकर KMnO4 कन्वर्ट हो जाता था। तो पहला ही प्रोडक्ट आपसे पूछा है कि एड इज फॉर्म, पहला बनता है, कौन सा बना, क्या बना तुम्हारा, K2MnO4। पहले K2MnO4 बनता था, उसके बाद KMnO4 में कन्वर्ट करते थे उसको, किसी के साथ रिएक्शन करा के, जैसे HCl के साथ रिएक्शन करा देते तो कैल्शियम वहां से निकल जाता था, तब जाके ये सब रिएक्शन क्या होता था, हो पाता था। तो ये तो आसान से रिएक्शन था, डायरेक्ट रिएक्शन था ये। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन जो है K4FeCl का Hom6 is used to precipitate how many of the following ions, मतलब इससे प्रेसिपिटेट कौन कौन करा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि सर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल जो जिसके पास भी होगा वो यहाँ से करवाएगा, है ना। जिसके पास भी क्या होगा तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो यहाँ से करवाएगा। तो और यहाँ पर देखोगे Zn तो हो गई होगा, Cu भी होगा, है ना। तुम्हें Fe3 प्लस भी हो जाएगा, Fe इससे ज्यादा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा रखा हुआ तो भी हो जाएगा। कैल्शियम प्लस 2 में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या, होता है ना, क्योंकि थर्ड पीरियड से जो भी आने लगते हैं उसके बाद वैकेंट डी मिलने लग जाते हैं। तो यहाँ थर्ड फोर्थ पीरियड से, थर्ड कहाँ से, थर्ड से भी मिलने लग जाता है वैकेंट, थर्ड के बाद वैकेंट मिलने लग जाता है, फोर्थ से तुम्हारे क्या मिल जाते हैं। ये भी रहेगा। मैग्नीशियम नहीं हो सकता, NH4 के पास 1 पेयर होते हैं, ये भी नहीं रहेगा। अब Ba2 का जो होता है तुम्हारा 9th नाइट कॉन्ट्रैक्शन से इफेक्ट पड़ता है, इसके जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ये आसान से आ जाएगा तुम्हारे। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि हमको बॉन्डिंग का देखो, हर बार के हमको बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है। और वो क्वेश्चन जो है ज्यादातर हार्वर्ड डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 3 स्टेप में हो जाता है, तो स्ट्रक्चर ही पूछ नहीं था कि लीनियर होगा, कितने लीनियर हो जाएंगे, क्या होंगे, है ना। यहाँ पर तो तुम्हें क्या किया, H2 NH3 और CH4 इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, डायपो मोमेंट पूछा हुआ है, बेसिक नेचर कौन ज्यादा होगा वो पूछा हुआ है, बॉन्ड एंगल पूछे हुए। तो हम यहाँ पर देखोगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ऑल सेंट्रम एटम्स आर sp3 रिलेशन। यस, H2O में भी क्या होता था, H2O की जब स्ट्रक्चर बनाते थे तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड होते थे, तो 4 4 का रिलेशन कितना हो जाता था, sp3 हो जाता था, NH3 ये तो तुम कॉपी में करवाया हुआ है, तीनों को यही एग्जांपल लेकर के करवाया हुआ है ना। तो क्या हो रहा है तुम्हारा sp3 आ जाएंगे। BSc TRT थोड़ी अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर चार्ट बनवा के लिखवा दिए थे इसको, तो वहां पर तो सब कुछ करवाया हुआ था। तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। तो तीनों का पहला ऑप्शन तो सही है, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज, H2O के पास सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होता था क्योंकि एक तो नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है और दूसरे यहाँ पर मोल पेयर ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से यहाँ ज्यादा हो जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा, फिर CH4। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। NH3 in H2O is basic nature, yes, NH3 के पास मोल पेयर होता था जिसके कारण से ये क्या होता था, बेसिक नेचर होता था। वो वाटर में हो या गैसेस फॉर्म में, दोनों कंडीशंस में क्या कहते थे, बेसिक नेचर ही शो करते थे। तो ये तो बेसिक नेचर होगा। बॉन्ड एंगल ऑफ H2O, तो देखो BSc की थ्योरी के अनुसार से जिसके पास जितना ज्यादा मोल पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना, तो जहां से क्या जाएगा, कमता चला जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसके पास आएगा, H2O के पास, उसके बाद किसके पास आएगा, NH3 के पास, और सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसके पास आएगा, CH4 के पास। क्योंकि BSc में कहा था कि जितना ज्यादा मोल पेयर होगा डिफंक्शन उतना ज्यादा होंगे, बॉन्ड उतना सिकुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 104.5 107 109, चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। कहाँ दिया चारों स्टेटमेंट, यहाँ पे दे दिया ABCD, है ना। चारों स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन है, which of the following companies produce 2 mol of AgCl TPT in presence of excess amount of AgNO3। AgNO3 ये तो तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। और जहां से तुम्हें क्या होता था कि ये इसको अरेंज कर लीजिए पहले। मैंने तुम्हें क्या कह रहा है कि CuCl का होम थ्राइस, अगर इसको हम ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, क्योंकि देखो सब में मिजाज कितने मिल रहे हैं, 4 3 7 5 3 8
6 3 9, मतलब सब ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो ऐसे कर लेते हैं CO, पहला क्या कर लेते हैं CO, NH3 का हार्मफुल हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स में कितना होते थे, 6 होता था, तो 2 क्लोरीन को अंदर रखते हैं तो 1 क्लोरीन बाहर रखेंगे, क्या रहेगा। अच्छा AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो Ag किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें तो एक ही बन पाएगा, कितना बन पाएगा, एक बन पाएगा। अगर इसको अरेंज करते हैं तो CONH3 का 1 5, CONH3 का 5, क्योंकि NH3 देखो Ag के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल में जान सकते, तो जब भी बाहर निकालेंगे तो किसको निकालेंगे, क्लोरीन को। तो यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, तो यहाँ से 2 क्लोरीन से बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 मोम प्रोडक्ट बना लेगा। Ag के साथ हो गए तो 2 AgNO3 लेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ से क्या होगा, 2 मोम निकल जाएगा, है ना। यहाँ से अगर हम करते हैं तो CO यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, NH3 3 रखेंगे और Cm भी 3 रखेंगे अंदर, NH3 का होम थ्राइस और Cm का होम थ्राइस, तो यहाँ पर तो 0 होंगे क्योंकि कोई भी बाहर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल 6 पर होना चाहिए था इसके अंदर, है ना, तो कोई भी बाहर इसमें नहीं आ पाएगा। अब इसमें देखोगे COCm अगर यहाँ पर रख लेते हैं CONH3 का होम 6, इसका अंदर ही रख लेते हैं तो पता चला है सर CM3 बाहर आ गया, तो यहाँ से 3 मोम्स बाहर आ जाएंगे, कितने मोम्स आ जाएंगे, 3 मोम्स बाहर आ जाएंगे। और हमको चाहिए था कितने मोम, हमको चाहिए था मात्र 2 मोम, हमको चाहिए था कितना, 2 मोम्स, यहाँ पर आ कितना रहा है, 6 मोम्स, तो 2 मोम्स किसमें आ गया, आपका आ गया इस वाले आंसर में। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 मोम्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ से बात हम करते हैं कि रेट ऑफ निकोमोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, किसी रिएक्शन पर निकोमोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे बात करता है। पहला है पारा नाइट्रो बेंजम डिहाइड, पारा नाइट्रो बेंजम डिहाइड, तो पारा पे नाइट्रो, है ना, बेंजम डिहाइड है मतलब एल्डिहाइड है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए थे, है ना। फिर पारा मिथाइल बेंजम डिहाइड, पारा मिथाइल बेंजम डिहाइड, तो यहाँ से आ गया पारा मिथाइल बेंजम डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन किया है, और यहाँ पे CH3 की बात किया। फिर लिखा है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन की रिएक्शन ऐसा, एसीटोफिनॉन को इस तरीके से बना देते हैं सी, इसको तो इधर बना देते हैं ना, ये तो CH3 हो गया, यहाँ पर बना लेते हैं एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन क्या होता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OCH3 हो जाता है, एसीटोफिनॉन, और एक हो गया तुम्हारा बेंजम डिहाइड। अब ये सारे ऑप्शन में क्या यही चेक करेंगे आप एक बार, है ना, सब में यही है, सब में क्या है तुम्हारा यही है। अब देखो कि सिंपल सी बात है कि निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन करवा रहे हैं या निकोमोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मुझे जो चाहिए था वो उसको क्या करना चाहिए था कि जैसे निकोमोफाइन का अटैक होगा, यहाँ पे निकोमोफाइन अटैक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, तो उसको स्टेबल करने के लिए माइनस एम का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो माइनस एम इफेक्ट जो करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, तो सबसे ज्यादा माइनस एम तो कौन कर रहा है, पारा नाइट्रो कर रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा तो 5H हो गया, ये खत्म करो, इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएंगे, ये तो फिट करेंगे नहीं क्योंकि अटैक तो इस जगह पर आएंगे, तो यहाँ पर नहीं, फिर बेंजम डिहाइड, क्योंकि इसके बाद क्या होगा तुम्हारा सेकंड में बेंजम डिहाइड हो जाएगा, और थर्ड में जो तुम्हारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ये, और चौथा तो इस पर अटैक होने वाला तो ये आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक में आ जाएगा नाइट्रो, तो देखो किसमें, एक में नाइट्रो, तो 2 को तो खत्म हो गया ना, एक में नाइट्रो यहाँ और यहाँ मिल गया, दूसरा में क्या मिला, बेंजम डिहाइड, तो बेंजम डिहाइड देखो कहाँ मिला तुमको, यहाँ पर मिल गया, बस यहीं पे आंसर हो गया, खत्म हो गया, ये मिल गया, तो रहना ही। तो बस वहां पर क्या देखना है, निकोमोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमको क्या होगा, जब निकोमोफाइन को जोड़ना है तो इसको खुद ही इलेक्ट्रोफाइन होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइन की स्टेबिलिटी कौन ज्यादा करता है ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ से आगे बात करनी मुझे, ड्यूमाज मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये तो बात सही है ना, ये तो आपका क्या है हाइड्रोकार्बन। अच्छा इससे भी देखो जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आ रहा है उससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया, कभी डोमाज पूछता है, कभी मैसेंजर पूछता है, कभी एक्चुअलियस पूछा था, तीनों से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये आसान से उसका स्टेटमेंट पढ़ के जाओ तो काम हो जाएगा, बाकी इसका नंबर मोक कॉन्सेप्ट से बन जाता है, किससे बन जाता है, मोक कॉन्सेप्ट से बन जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ड्यूमा मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, में से ये नाइट्रोजन को पता करने के लिए ड्यूमा मेथड किया गया था। Concentrate H2SO4 is used for the formation of ammonium sulfate, तो यहाँ से concentrate H2SO4 को यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्या रहता है, concentrate H2SO4 का जब यूज करेंगे डोमाज मेथड में कहाँ यूज करते इसका, तो ये तो गलत है, क्या है गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, कहानी मात्र ऑप्शन नंबर
हो जाएगा। चलो आगे बात कर रहे हैं स्टेटमेंट बाय फिर से क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट का टाइप का हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। आप इसको क्या करोगे ध्यान से देखते जाओगे। तो सबसे पहला तो है कि सर स्टेटमेंट वन में एक रिएक्शन दिया नॉन कॉमन सॉन्ग मेथड दिया। अच्छा याद करो हमने नॉन कॉमन सॉन्ग मेथड SN1 या SN2 कहाँ बताए थे। नॉन कॉमन सॉल्वेंट SN2 में है ना, क्योंकि SN1 में जो होता था पोमोप्रोटिक सॉल्वेंट होता था। क्या होता था पोमोप्रोटिक ही निकोमोफाइन की तरह बिहेव करने थे कई बार है ना। तो पोमोप्रोटिक सॉल्वेंट होता था। नॉन कॉमन सॉल्वेंट लिखने का मतलब रिएक्शन दे रहा है कि SN2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी SN2 होना चाहिए क्योंकि निकोमोफाइन तो दिख रहा है। हाँ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहा है क्लोरीन हटा यहाँ से वही चीज हो रहा है। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन तो SN2 हो जाएगा। यहाँ पोमर सॉल्वेंट दे रहा है तो पोमर सॉल्वेंट देने का मतलब पोमर प्रोटीन यूज हो रहे हैं तो SN1 का यूज किया जा रहा है ना। क्या यूज किया जा रहा है SN1 का यूज किया जा रहा है। अब कह रहा है कि इसमें क्या स्टेटमेंट बताना है मुझे कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका क्या लग रहा है गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर SN क्या दिख रहा है तुम्हें स्टेटमेंट वन पूरा पूरा क्वेश्चन दे रहा है स्टेटमेंट वन में बस इतना दिया। इसे क्या पता चलेगा। अच्छा चलो एक चीज और पता कर लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन है। कैसा निकोमोफाइन है स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन है। तो SN2 होगा SN2 में तुमको क्या दिया हुआ नॉन पोमर सॉल्वेंट जो कि स्टेटमेंट क्या है इसका गलत है ना। यहाँ पे क्या है गलत है तो स्टेटमेंट वन तो गलत है। अब यहाँ पे क्या तुम्हारा बिग निकोमोफाइन है ना। क्या है तुम्हारा NR3 जो है बिग निकोमोफाइन बिग निकोमोफाइन मतलब SN1 में पोमर सॉल्वेंट है। ये बात क्या है इसका सही है। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं हमने इतना ही लिखवा दिया है ना। क्या होगा तुम्हारा स्टेटमेंट वन जो होगा गलत होगा स्टेटमेंट टू जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा सही होगा। तो ठीक है आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये तो हमने कई बार क्लास में लिखवाया PCC PDC SOCM तो है ना ये तो याद होनी चाहिए। और इसका क्वेश्चन अभी इसी क्वेश्चन को पीछे करवा रहे थे हम लोग। RCH2OH को जब क्या करोगे PCC कराओगे 1 डिग्री हमको होंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। जब इसको किससे रिएक्शन करोगे HCN तो अभी बताए थे साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो RCOH यहाँ पर H और यहाँ पर क्या बन जाएंगे वो साइनोहाइड्रिन है ना साइनाइड बन जाएगा। अब साइनाइड का रिडक्शन कराऊंगा किसी के साथ में कराऊंगा तो रिडक्शन से कराओगे तो CH2NH2 बन जाते हैं। तो RCOH यहाँ H आ गया इसको करोगे तो CH2 और क्या बन जाएगा तुम्हारा NH2 बन जाएगा। तो अब यहाँ से तुम्हारा क्या अभी बस ABCD देखना सारा भाटी C क्या हो जाएगा तो RCHOH CH2NH तो पहला ऑप्शन मिल गया तो है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ मिल जाएगा तुम्हारा कह रहा है क्या कि हाफ H2 प्लस 3/2/2 x/3 जिसका डेल्टा H रिएक्शन दिया -35 केवल जो पर मोल। अब करना क्या है करा कि सबका डेल्टा एस भी दे दिया ठीक है। अब एस दे दिया तो पहले आप डेल्टा एस निकाल लीजिए। डेल्टा एस रिएक्शन कैसे निकालिएगा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या है प्रोडक्ट में x/3 तो स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा हुआ तो आपको यहाँ से क्या करनी है 110 जूल पर मोल पर केल्विन करनी है। तो 110 माइनस 110 माइनस यहाँ पे क्या करना है तुम्हें 3/2 यहाँ पर बाई टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है ना। प्लस तुम्हारे पास कितना जाएगा हाफ x2 का वैल्यू जो दिया हुआ 50 दिया हुआ। लेकिन ध्यान रखें ये सब जूम में दिया और यहाँ पे क्यूमो जूम में दिया। तो दो ऑप्शन कर सकते हो या तो क्यूमो जूम को जूम में कन्वर्ट करूंगा या जूम को क्यूमो जूम में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो तुम्हारे पास क्या है कि किसमें दे रहा है आंसर उसके मुताबिक हम यहाँ पे क्या करेंगे बातें यहाँ पे कर लेंगे कि क्या होने वाला। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट बनाऊंगे 45 दूनी 90 आ गया यहाँ 25 दूनी 50 आ गया 45 गुने 3 करूंगा 95 120 135 आ जाएगा यहाँ से है ना। 135 तो 110 माइनस 135 समझ 25 आ गया है ना। तो 160 आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 160। तो 160 माइनस 110 में से 160 घटा देंगे कितना जाएगा -50 जूम पर मोल पर केल्विन आ गया है ना। जूम पर मोल पर केल्विन आ गया। अब हमसे मांगा है कि फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बताओ डेल्टा H दिया। अच्छा इक्विलिब्रियम दिया बात तो सही कर दिया। इक्विलिब्रियम पे देखो डेल्टा G नॉट का वैल्यू 0 हो जाता है ना। डेल्टा G नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो डेल्टा G नॉट बराबर डेल्टा H नॉट माइनस डेल्टा S की बात तो ये तो 0 हो गया। फिर आसान सी बात करेंगे
तो अब सिंपल से लगाऊंगा टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन क्या रहेगा तुम्हारा डेल्टा एच। चलो ऐसे करने तो टी बराबर क्या रहेगा तो आपका डेल्टा एच नॉट बाई डेल्टा एच नॉट। अब तो आसान है यहाँ से, है ना। डेल्टा एच नॉट कितना दे दिया तुम्हें, इसको जूम में ही कन्वर्ट कर लो तो -35 गुने 1000 कर लेते हैं, हो जाएगा ना। ये जूम पर वूम पर आगे यहाँ से हो जाएगा ना, ये जूम पर वूम यहाँ से आगे, और यहाँ से आपका आ गया था डेल्टा एच की वैल्यू -50। कितना आ गया था आपका -50, तो -50 आ गया था। अब यहाँ से क्या आ गया आपका जूम पर वूम पर केल्विन आ गया था, तो जूम पर वूम से पर वूम कर जाएगा, केल्विन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या हो गया कट गया, 7×5 = 700 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 700 केल्विन आ गया। तो 700 केल्विन देखिए आपका यहाँ पर आ गया, सुना नहीं आसान है। इक्विलिब्रियम से जब पूछा तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितने हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आसान से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन का, इनिशियली ओनली N2O5 इज टेकन, शुरुआत में सिर्फ N2O5 लिया गया है बर्तन के अंदर। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो 2NO2 है अपना हाफ O2 गैस है वो 0 रहा होगा, T बराबर 0 पे, है ना, ये 0 रहा होगा। कारण की टू कैरी द मेन रिएक्शन, यहाँ से क्या किया गया, कुछ रिएक्शन कराया गया, ये टोटल प्रेशर इन द कंटेनर बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स द इनिशियल प्रेशर आफ्टर 50% कंप्लीशन। अच्छा टोटल प्रेशर कितना घट गया होगा जब ये इनिशियल प्रेशर, तब इनिशियल प्रेशर मानने से कुछ होगा, हमने माना है P0, हमने माना क्या P0, करेक्ट 50% रिएक्शन हो चुका है, मतलब इसका प्रेशर 50% घट चुका होगा, तो T एट T टाइम पे चले जाएंगे तो P0 माइनस क्या हो जाएगा P0/2 हो जाएगा, 50% घट गया। अच्छा ये एक घटता तो कितना बनता है 2 बनता है, तो जब 2 बनता है तो P0/2 घटेगा तो कितना बनेगा 2P0/2, 2 से 2 कट गया। अच्छा ये एक है तो वो हाफ है, तो यहाँ से P0/2 है तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू P0/2 मतलब P0/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये P0/4 हो जाएगा, तो P0/2 यहाँ तो P0/4 आ जाएंगे। अब टोटल प्रेशर की बात करें तो P टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल सबको जोड़ दो, तो P0 माइनस P0/2 अब समझ कितना हो गया तुम्हारा P0 और समझ कितना आ गया P0/4 आ गया। अब यहाँ से अगर इसको करोगे तो ये घट जाएगा P0/2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि आधा घटाओगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, तो P0 प्लस P0/2 और प्लस कितना आ जाएगा P0/4, एमसीएफ कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा, है ना। जब 4 आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 4 P0 है ना, कितना आ जाएगा 4P0 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 2P0 और प्लस P0 आ जाएगा, हो जाएगा ना ये, तो कितना हो गया टोटल 7P0/4 आ गया। पूछा है क्या है कि क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स चेंज हो जाएंगे इनिशियल प्रेशर का, इनिशियल प्रेशर P0 था, फाइनल प्रेशर पूछा, इससे इजी क्या पूछ सकता था, क्या हो सकता है 7/4 हो सकता है, क्या हो सकता है 7/4 हो सकता है। तो एक बात तो ध्यान देंगे केपी से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, है ना, केपी से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, मतलब इकोनॉमिक का क्वेश्चन एक टाइप से पूछ रहे हैं, केएसपी पूछ रहा है आईनी के मीडियम से केएसपी पूछ रहा है, और केमिकल के मीडियम से तुमको ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं हमेशा। चलिए आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2 मीटर CO2 गैस एट NTP और 1 ATM 273 में, मतलब STP दे रहा है सर। यहाँ पे कितना होता था 22.4 मीटर, है ना, 22.4 मीटर होता है एक मोल का गैस का, ठीक है, तो क्योंकि भ्रमण दे रहा है तो आसान से मोल निकल सकता है। इज लिबरेटेड यूजिंग X ग्राम बेंजोइक एसिड विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वैल्यू ऑफ XH। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेंजोइक एसिड की बात करें, यहाँ से मतलब बेंजोइक एसिड है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ किया है NaHCO3 के साथ किया होगा, तो आपको पता है कि ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, क्या बन जाएगा सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा Na2CO3 क्या यहाँ से H2O प्लस क्या बन जाएगा तुम्हें CO2 में बन जाएगा। तो अब देखोगे तुम्हें क्या कह रहा है कि इससे CO2 यहाँ से क्या होंगे बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से CO2 प्लस H2O आ जाएंगे, अब यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, तो कितना बाहर निकल रहा है, तो CO2 जो बाहर निकल रहा है वो 11.2 मीटर बाहर आ रहा है, तो 11.2 मीटर, तो मोल्स का निकाल एसटीपी पर दिया हुआ था 11.2 मतलब 22.4 मतलब कितने मोल आ गए 1/2 मोल आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिबरेटेड यूजिंग X ग्राम बेंजोइक एसिड विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो पता है कि मुझे एक्सेस हो गया, तो लिमिटिंग पर ही प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होगा, है ना, प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा होगा लिमिटिंग पर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो अब लिमिटिंग से इसका क्या कीजिए, इससे अगर 1 मोल CO2 है तो 1 मोल बेंजोइक एसिड है ना, तो अगर मोल ऑफ बेंजोइक एसिड कितना आ गया मोल ऑफ बेंजोइक एसिड जो आ गया आपका 1/2 आ गया,
बेंजोइक एसिड कितना आ गया 1/2 आ गया। अब मोम बराबर डब्ल्यू बटा एम लगा लीजिए, तो डब्ल्यू बटा एम की जगह 1/2 मोमन मास निकालो। पहले तो कार्बन कितना गिनो 1 2 3 4 5 6 एक 7 कार्बन बस थे 84 मतलब 84 आ गया है ना। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गिनो, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 5 1 6 84 6 90 हो गया है ना। ऑक्सीजन हो गया 132 90 और 32 आ गया, तो 90 10 100 122 आ गया। कितना आ गया 122 आ गया। तो डब्ल्यू बटा 122 बराबर कितना हो गया 1/2 7 120 61 बार कर जाएगा, मतलब डब्ल्यू बराबर 61 ग्राम आ जाएंगे। कितना ग्राम आ जाएंगे 61 ग्राम आ जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं है ना। क्या कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि यहाँ से आ जाओ Fe2 कमस एजी से गया है इतना ई नॉट नेट बताना है मुझे। अच्छा नेट ई नॉट बताना है मुझे, ठीक है। करेक्ट एजी समझते एजी जा रहा है जिसका ई नॉट एक्स दिया हुआ है। अच्छा सोचो एक बात तो ध्यान दे लेना, हमने हमेशा हमेशा के पढ़ाए थे मतलब केमिस्ट्री में कि कभी भी ईएमएफ या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियम आपस में एडिटिव इन नेचर नहीं होता। अब ऐड नहीं हो सकता तो उसको हम कैसे जोड़े थे डेल्टा जी निकाल करके है ना। क्या जोड़े थे डेल्टा जी निकाल करके, तो हम इसका निकालते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ सी है ना। क्या जो निकालते हैं माइनस एन एफ सी। तो बताइए माइनस एन एफ तो एन कितना चेंज हो रहा है एजी प्लस 1 से क्या जा रहा है न्यूट्रन होने जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो मतलब -1 Fe। ई क्या कितना दिया तुम्हारा एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अरे वैसे इसका डेल्टा जी नॉट निकाल लीजिए, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाता था माइनस एन एफ टी। इसका एन कितना है 2 है, तो 2 -2 एफ वाई हो जाएगा इसका। अच्छा इसका कितना हो गया Fe3 प्लस से 3 जा रहा है, तो डेल्टा जी नॉट इसका जो आएगा मतलब G1 G2 G3 कर देते इसका है ना। और तो आ जाएगा आपका कितना -3 FZ आ जाएगा। चल ये तो आ गया। अच्छा डेल्टा जी नॉट नेट निकालते हैं तो माइनस 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 आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना जो आपका आ जाए। तो कैसे चेक करेंगे Fe+2 से +3 में जा रहा है, Ag+1 से Ag में जा रहा है, तो कितने का चेंज कर रहा है चेंज हो रहा है आपका 1 का। कितने का चेंज हो रहा है टोटल इसमें 1 का नेट चेंज हो रहा है, तो -1 Fe नेट आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब यहाँ से सबको जोड़ो, इसका डेल्टा जी नॉट नेट बराबर क्या हो जाएगा तुम्हें डेल्टा जी नॉट 1 डेल्टा जी नॉट 2 डेल्टा जी नॉट 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए आपका -1 F और यहाँ पर क्या था ई नेट हो गया, हो जाएगा ना यहाँ से बराबर। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 FX आ जाएगा, समझ। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा -2FY आ जाएगा, -2FY आप समझ कितना आएगा -3FZ आ जाएगा। तो पहले तो कॉमन में 3FF को कॉमन में खत्म कर लो, ठीक है -3FF बराबर 3 से 3 से तो चलो यहाँ से देख, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हें कि यहाँ से आ जाएगा आपका अच्छा रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन ने ये उमट दिया Fe2 पमस कर दिया है, इसको हट दिया। अच्छा इसको पलट दिया तो पलट देने से इसका वैल्यू किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे क्या किया रिएक्शन तो कम के मारा, बाकी एजी पलस से एजी में जा रहा है, ठीक है। नहीं नहीं जेड तो तुम्हारा क्या जेड एफ सी है ना, तो ऐसे तो ठीक है एफ सी कट जाएगा इसका। अगर इसको पलट देते तो ये एफ सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको पलटा गया, इसको पलटा है एफ सी किधर क्या दिया तो Fe2+3 इसको पलट दिया ना, क्या कर दिया इसको पलट दिया, इसको पलट दिया तो ये तीसरी जरूरत है। देखो यहाँ से क्या है Fe+3 को इधर करना, तो ये इधर करने से, तो अगर इसको इधर करने से तो ये क्या रहेगा आपका माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो इसको प्लस करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जोड़ लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस यहाँ से कितना आ गया था जी नॉट का -1 जोड़ कर दिया, यहाँ -1 F नेट आ जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये होगा क्योंकि रिएक्शन जब पलटता तो साइन कर जाता तो इसका चेंज हो जाता है ना। और जब साइन इसका चेंज हो जाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे -1 F की बात कर दें और यहाँ से ई नेट आ जाएगा, ई नेट आ गया यहाँ से बराबर डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट अगर बात करें तो डेल्टा जी नॉट का कितना आ गया तुम्हारा -1 FX, आप समझ इसका कितना आ जाएगा
-2FY, और इसका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना। तो फंगस कितना रहेगा, 3FZ आएंगे, ठीक है। एफ से एफ कॉमन में क्या चला गया, यहाँ से कॉमन हो गया ये, तो ये चला गया, तो बच गया -E नेट, -E नेट 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, बराबर इधर कितना आ गया तुम्हारा, -X, ठीक है। फंगस क्या आ गया, 2Y, सॉरी -2Y, क्या आ गया तुम्हारा, -2Y, और यहाँ से कितना आ गया, +3Z। अब ये माइनस को खत्म करना है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई नेट बराबर ही कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, वाई में, और ये किस में आ जाएगा, जेड में हो जाएगा, तो आ जाएगा x+2y, x+2y -3z, कहाँ मिल रहा है, x+2y -3z, यहाँ मिल रहा है, हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आसान से ये पता चल जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव निकोलस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट, कौन है जो निकोलस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर सकता है, फास्टेस्ट कर सकता है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर सबसे पहले तो 1 डिग्री चाहिए तो SN1 हो जाता, अगर रेजोनेंस है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेजोनेंस अगर कार्बोकेटाइन स्टेम हो जाए तो SN2, क्योंकि हमको पता नहीं दिखता था कि SN1 है SN2, हम वैसे जगह पर लेंगे जहाँ SN1 SN2 दोनों फास्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 1 डिग्री है, और साथ में एक मरीन आराम से हट जाएगा, तो यहाँ पर SN2 भी फास्ट हो सकते हैं, और यहाँ से रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है तो भी फास्ट हो सकता है। तो इधर से तो छोड़ो, यही आंसर आपको मिलेगा जहाँ पर SN रिएक्शन की बात करें, SN1 और SN2 दोनों आपको फास्ट में लिख सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें, इधर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा प्रोसेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बट स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड डेल्टा एच। बहुत सिंपल सी बात है सर, स्पॉन्टेनियस चेक करना होता है, हम क्या चेक करते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है स्पॉन्टेनियस हो जाता है, हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। बताओ एक में स्पॉन्टेनियस और दूसरे में क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस क्या हो जाता था, टी डेल्टा एच हो जाता था। अब देखो कि डेल्टा जी हमको नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, तो हम क्या ऐसा साइन रखें, करा पहला तेरा बोथ हाथ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव रखना है तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग में मोर टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग में क्या होगा तुम्हारा, टेम्परेचर को कम रखेंगे, अगर टेम्परेचर को कम रखते हैं और ये पॉजिटिव में रखते हैं तो सोलह से माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस आ जाएगा, मोर टेम्परेचर है और ये पॉजिटिव में, तो डेल्टा जी पॉजिटिव में आ जाएंगे, डेल्टा जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम कर देंगे इसकी वैल्यू घटते चल जाएगा, इसका वैल्यू घटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस होता चल जाएगा, मतलब क्या आएगा, डेल्टा एक तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव भी आएगा। अच्छा दूसरा कहता है कि एक बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर इसको बढ़ाओगे वहां वैल्यू बढ़ेगा, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा जी किस में जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चला गया, और ये कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, यही तो मांग रहा था, पहला तो आंसर सही मुझे आया, तो सच करना चाहिए, बोथ आर नेगेटिव, अगर बोथ आर नेगेटिव की बात करते हैं आप, है ना, बोथ आर नेगेटिव की बात करें, अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है उसमें से और नेगेटिव को कम घटाते जाएंगे तो भी भाई वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव में, तो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस हो गया, तो पहले गलत करा, फ्रीजिंग पॉइंट पर करा था नॉन स्पॉन्टेनियस होने का, ये तो गलत करा डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करूंगा, तो जब इसका पॉजिटिव करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर को कम करोगे, जैसे कम करोगे तो वैल्यू नेगेटिव जाएगा, अब पॉजिटिव बढ़ाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, तो तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट स्पॉन्टेनियस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो भी गलत है ना। यहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा एस नेगेटिव कर देंगे, डेल्टा एस नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव देगा, तो सोचो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद तो टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा, तो ये भी एक आंसर है जो सही होने वाला था, तो है ना ये, इस पे ये भी इक्वेशन बहुत पूछे जा रहे हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन को तो इधर क्या कहते हैं जाओ और कहते ही जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी इससे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है which of the following is the correct graphical representation of vapor pressure with temperature of solvent solution containing non-raw materials, समझो ये तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ पूछ लिया है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ याद होगा, हमने बताया था ऐसा कि वेपर प्रेशर और मोम फ्रैक्शन के बीच में जब ग्राफ निकालते थे हम लोग, है ना, या टेम्परेचर के बीच में, है ना, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ निकालते तो पहले सॉलिड फेज होता था, ये होता था सॉलिड फेज,
इससे जाते थे प्योर लिक्विड फेज, जिसको सॉल्वेंट फेज कहते थे, जिसको क्या कहते थे, सॉल्वेंट कहते थे। तो यहाँ सॉल्वेंट हो जाता था, और उसके बाद इसके नीचे जब नॉन फॉर्म जैसे सॉल्वेंट कहते थे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाता था सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का आता था तो यहाँ पर TF आ जाता था और यहाँ पे T0F आ जाता था, और ये डेल्टा TF हो जाते थे। अब ऐसा ग्राफ देख लो किसमें है, ऊपर तो सॉल्वेंट है, नीचे सॉल्यूशन है, ठीक है? दोनों TF की तरह। अच्छा सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्वेंट होगा ज्यादा, सॉल्वेंट होगा क्या होगा ज्यादा, और तुम्हारा सॉल्यूशन होगा कम। तो सॉल्वेंट होगा ज्यादा, सॉल्यूशन होगा कम, डेल्टा TF और टेम्परेचर, ये तो ठीक है दिख रहा है। और ग्राफ को हम देख लेते हैं, है ना? बट ये सॉल्वेंट फेज तक आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट फेज दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया ना, ये क्या बात है ना? होगा सॉल्वेंट फेज क्या आना चाहिए, दोनों डिफरेंट पे आना चाहिए, है ना? होगा ये ग्राफ तो मुझे इसलिए लग रहा है, बाकी और ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से एक पेज में आ नहीं रहा है, यहाँ पर ऊपर सॉल्यूशन है तो गड़बड़ है, नीचे सॉल्वेंट, यहाँ पे आपको ऊपर सॉल्यूशन है नीचे सॉल्वेंट है, ये भी गड़बड़ है ना? यहाँ पर आपको ऊपर सॉल्वेंट नीचे सॉल्यूशन, हमको ये आंसर से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट फेज भी डिफरेंट फेज में आया है ना, सॉल्वेंट फेज भी क्या है, डिफरेंट फेज में आया, तो ये आंसर सही होगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर सही है ना? आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलो क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट होते हैं। हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, है ना? ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, फेज 1 का जो आज का एग्जाम फेज 1 हुआ था, उस एग्जाम का हमने सारे कैलकुलेशन यहाँ पर देखे। तो अच्छा है कि आप लोग पढ़ते रहे, हम जल्दी सेकंड फेज का भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेकर के आपके पास पहुंचेंगे, है ना? उसके बाद तो नेक्स्ट एग्जाम हम लोग का कब होगा, 28 जनवरी और 29 जनवरी को होगा, तो फिर वहां तक वेट करेंगे। तब तक हम लोग जो बोर्ड एग्जाम का है उस बोर्ड एग्जाम पर फोकस करेंगे, है ना? जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें हम बोर्ड एग्जाम करने के चलेंगे, ठीक है?